हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भवतोष गुरुकुल। मैं आपके सामने हाजिर हूँ 10 के दम की दूसरी सीरीज़ लेकर। मेरा फोकस रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। इसमें आपको प्राय रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और सीजीएल इस सब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आज तक किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वही सवाल आपको मिलेगा। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे से संबंधित रहता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या का 37.5% 900 है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा? आइए सवाल पर आते हैं। तो 37%, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यदि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में तोड़े तो इसको लिख सकते हैं 75/2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 62.1/2। इसको लिख सकते हैं 125/2। तो हमको 75/2 का वैल्यू दिया हुआ है 900। अब हमको पूछ रहा है 125/2 का वैल्यू कितना होगा। ये बराबर हटा दिए। तब हम ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे। 25 या 75, 25 पंच 125। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वाट मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 900। 5 का 900 से गुना और ये वाट का 3 से गुना। तो वाट गुने 3 बराबर 900 गुने 5, इसलिए वाट बराबर 900। 3 से 9 से काट दीजिए। 3 तिया 900, 300। तो ये 3 पंचे 1500। वाट बराबर डायरेक्ट 1500 आंसर। हमको नहीं लगता इसको समझने में आपको दिक्कत हुई होगी। यदि दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। उस बातों पर मैं अगले वीडियो में फोकस। अब आइए दूसरे सवाल पर। 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है वर्तमान उम्र के अनुपात बताएं, क्योंकि ऑप्शन सारे अनुपात में है तो हमें अनुपात पूछ रहा है। तो जब हम वर्तमान उम्र पता कर लेंगे तो उसी से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो किसी एज के बारे में यदि चर्चा होता है 10 वर्ष पहले और उसी वर्तमान उम्र से 10 वर्ष पहले, और उसी एज में चर्चा होता है कि वर्तमान उम्र से 10 वर्ष बाद, तो दोनों का गौर से देखिए तो दोनों उम्र में अंतर रहता है 20 वर्षों का। यानी आज से 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और आज से 10 वर्ष बाद का बात कर रहे हैं, तो दोनों में 20 वर्ष का अंतर। तो हम पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले की ही आयु को यहाँ पे मान लेते हैं। यदि पिता 3x होगा तो बेटा x होगा, जैसा मेरा क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है दोनों का अंतर आज से 10 वर्ष पहले की ये बात चर्चा कर रहा है, और अब और अगले आने वाले 10 वर्ष बाद, यानी दोनों में 20 वर्ष यदि हम ऐड करते हैं तो दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे तो ये 3x + 20 इज इक्वल टू 2x + 40। 3x 2x इधर आ जाएगा तो x बराबर 40 - 20 20। अब x का वैल्यू आ गया। तो आप 3 वर्ष पहले पिता का उम्र माने थे, 10 वर्ष पहले पिता का उम्र माने थे 3x, तो 3 × 20 यानी 60। और अभी बेटा का माने थे 10 वर्ष पहले x, यानी सीधा 20। अब यदि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र 60 वर्ष थी तो अभी पिता हो गया 70 का और बेटा हो गया, बेटा 10 वर्ष पहले था 20 वर्ष का तो अब हो गया 30 वर्ष का। दोनों का अनुपात हो गया 7:3। तो हम लोग इसमें ऑप्शन जाएंगे बी के साथ। अब आते हैं अगले सवाल पर। एक कुर्सी को 572 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 30% का लाभ हुआ, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? कुर्सी को 30% लाभ पर यदि बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है आपको 572 रुपया। और तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी हम क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। किसी भी सामान का मूल्य अपने आप में 100% होता है और उसी पर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लगभग सब कुछ उसी पे इवैल्यूएट करते हैं। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% और क्रय मूल्य पे ही लाभ की गणना होती है। तो यानी ये 100%, तब ये इस पर लाभ 30% यानी 130%। यही हो गया आपको, ये हो गया आपको, मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये हो गया सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब इसी के बराबर आपको दिया हुआ है 572, तो 572 ये भी आपको एसपी दिया हुआ है, तो एसपी 572 हो गया। और ये हो गया आपको, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, जो क्रय मूल्य मुझे कितना पड़ा है। अब इसी पे ये क्रॉस कर देंगे हम, काट कर जो जहाँ जैसे कटेगा। अब हमको सीपी बराबर हो गया 572
मल्टीप्लाई 10, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 से गुना हो जाएगा और 13 से भाग हो जाएगा। 13 से यदि इसको करेंगे तो ये 44 से कटेगा, तो ये 44 गुना 10, ये हो गया 440 रुपया। तो हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। आइए हम अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला है √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस √12। इसको हमको कोशिश रहेगा मेरा जो इसको नीचे वाले फॉर्म में हम ला दें और इसको कट करें। नीचे वाले फॉर्म में लाकर काटने से हमको ये फ़ायदा होगा, जो कैसे भी करके हमको नीचे वाले फॉर्म में लाना है इसको, ताकि हमारे कट के ये आंसर जितना हो सो आ सके। तो हम देखिए √32 है, √32 को हम यदि √8 के फॉर्म में मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो ये √4 इंटू √8 नीचे वाले से कट जाए, इसीलिए ऐसा फॉर्म में ला रहे हैं। √48 है तो उसमें से यदि √12 गुण मल्टीप्लाई में रहता है तो हमको गुना में क्या रह जाएगा, √4, और ये बट्टा में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, √8 प्लस √12। अब ये देखिए इस सवाल में इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो √4 कॉमन ले लेंगे, √8 प्लस √12 बट्टा √8 प्लस √12, ये नीचे में पहले से है, ये दोनों कट जाएगा, √4 यानी 2 इसका आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। तो हम ऑप्शन चले जाएंगे बी के साथ, यही हमारा आंसर। एक रेलगाड़ी यदि 108 किलोमीटर से चल रही है तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी यदि ट्रेन की लंबाई 315 मीटर है। रेलगाड़ी चल रही है किलोमीटर प्रति घंटा में और ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है, तो सबसे पहले हम इसको एक जाति में चेंज कर देंगे, या तो मीटर में ही चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में ही चेंज करेंगे, या किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने पर हमारा आंसर सेकेंड में है तो हमें फिर बाद में आंसर को सेकेंड में चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें अच्छा रहेगा जो मीटर में। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 108, अब जब भी चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो इसको 108 को 5/18 से तो 30 मीटर पर सेकेंड। और रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई ही, जितनी उसकी लंबाई रहती है उसी को क्रॉस करती है, अर्थात व्यक्ति की लंबाई को लगभग नगण्य माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खड़ा रहता है तो उसकी लंबाई को नगण्य ही माना जाता है। तो ये 315 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हुई और रेलगाड़ी 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। तो 30 मीटर, तो यदि 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड तो 315 पार करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 315 डिवाइडेड बाई 30, तो 315 डिवाइडेड बाई 30 हो गया आपको, मतलब 15 से दोनों कट रहा है 2, और ये 15 से 15 दूनी 30, 15 एकान 15 दूनी 30, 15 एकान 15, यानी 21/2 सेकेंड, यानी 10.5 सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन लेने में थोड़ा दिक्कत हो गया, ये है आपका, मतलब ये 10.5 था जहाँ पे 14 लिखा गया था, तो यही आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 10.5 सेकेंड, 10.5 सेकेंड। अभी हम सभी जगह किसी किसी चैप्टर से उठा रहे हैं, कुछ दिन के बाद मैं चैप्टर वाइज ही सवाल उठाऊँगा, आप लोग वीडियो पर बने रहे। एक व्यक्ति 150 रुपये की कुर्सी खरीदता है और 12% क्रय मूल्य का मतलब जितना है उसका 12% पेंटिंग पर खर्च कर देता है। एक कुर्सी के पेंटिंग पर उसका मूल्य है 150 रुपया। अब वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो एक व्यक्ति 150 रुपया में कुर्सी खरीदता है और 12% क्रय मूल्य पर उसका खर्चा हो जाता है, यानी 150 रुपया तो उसको पहले ही खर्चा हो चुका है। 150 रुपया उसका पहले ही खर्चा हो चुका है। अब जो है इसका क्रय मूल्य का 12% और खर्चा हो जाता है, तो 150 रुपया ये पहले ही खर्चा खरीदने में, और ये 150 रुपया, तो 150 मल्टीप्लाई 12% और बट्टा 100, इतना रुपया उसको समझिए ये खर्चा हो गया। तो 150 का यदि हम 12% निकालते हैं तो ये 3 और ये 2, 12 × 36 बट्टा 2 यानी 18, तो 150 का 12% हो गया 18, पहले 150 रुपया पड़ा था तो टोटल उसको पड़ गया, ये ऊपर वाला आ रहा है 18, तो 150 पर 168 रुपया उसको टोटल खर्चा ही पड़ गया उस कुर्सी के पीछे। तो ये अब मेन क्रय मूल्य हो गया, मेन सीपी हो गया, यही मेन सीपी यही हो गया। तब 168 रुपये है ना इस पर, तो अब इस पर हमको 10% का लाभ लेना है। क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस पे यदि हमको 168 रुपये का 168 रुपया इस पर 10% का लाभ लेना है, तो 168 10% यानी 110 बट्टा 100। इसी को बाद में यदि लगातार बने रहेगा तो बाद में आपको ऐसे ही पता चलेगा, 11/10 से गुना कर दें, पहले ही जीरो उड़ा देंगे। तो ये हो गया 168 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 168 को यदि हम 11 से करते हैं तो ये हो गया 8, 8 से 14 का 4, 6 1 7, और ये हो गया 174, 8/10 था तो इसी को लिख सकते हैं 174.8 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। अब है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा,
यानी 100 तक जितनी संख्या आएगी, तो 100 तक लास्ट जो विषम संख्या आएगा वो हो जाएगा आपको 99, और पहला जो विषम संख्या हो गया वो 1, 1, 3, 5। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें आपको 2 से भाग नहीं लगे। तो यहाँ से 100 तक। तो आप एक चीज़ देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ विषम संख्या कितना हो गया। यदि हम 10 तक विषम संख्या निकालते हैं, 10 तक, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो ये कम है तो हम लिख के पता कर लेते हैं, लेकिन अब हम 100 तक तो लिखेंगे नहीं। तो इसका भी फार्मूला है, 10 तक है ना, 10/2। यदि आप अब कहेगा 9 तक कैसे निकालेंगे, 9 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 9 तक है तो 9 + 1/2। विषम रहेगा, विषम तक पूछेगा कितना है, तो विषम + 1/2। यानी हमको यहाँ पर सम दे ही दिया है 100 तक, तो 100 तक टोटल कितना हो जाएगा, 100 तक टोटल विषम संख्या 99 तक जाएगा। तो वही बात हो गया 100/2, यानी टोटल आपको 50 विषम संख्याएँ होंगी, 50 विषम संख्याएँ। अब यदि इनका योग पूछे, जो इन 50 विषम संख्या का योग कितना होगा, यानी 1 को जोड़ेंगे + 3 को जोड़ेंगे, ऐसे 5 को जोड़ेंगे और 7 को जोड़ेंगे, तो इनका योग होता है n²। यही n जो आपको निकला है 50, नंबर ऑफ टर्म 50 निकला है। तो यदि इसका योग पूछे तो ये हो जाता है n²। n² यानी 50 × 50 यानी 2500। और यही यदि आपको डायरेक्ट औसत पूछ दे, एवरेज पूछ दे, औसत पूछ दे, तो सीधा n हो जाता है, यानी 50। विषम संख्या के लिए ऐसा होगा, केवल विषम संख्या के लिए होगा। और सम संख्या वाला सवाल आगे आने दीजिए सीरीज, तो उसमें भी हम उसका बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ये केवल विषम संख्या के लिए होगा, सीधा औसत n हो जाता है और 50। तो अब यदि 50 तक पूछ दे तो 50/2 यानी 25। 25 तक 25 गो टर्म टोटल होगा वहाँ तक, तो उसका औसत भी 25 हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरों की दुगुनी है। अब हमारे दूसरी के साथ रिलेट करके दे दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब कुछ भी मानिएगा, बट्टा में भी जाएगा तो उसका रिजल्ट आंसर वही जाएगा, लेकिन ऐसा नंबर मानेंगे जो हमको कटने में सब सुविधा हो और जल्दी से मेरा आंसर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या को हम पहले 2x मान लेते हैं, क्योंकि उसका आधा है तो 2 का आधा करने में हमको आसानी होगा। तो दूसरी संख्या मान लिए 2x, और तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पहली संख्या x, और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। तो तीसरी संख्या इसके अकॉर्डिंग क्या है, दूसरी की दुगुनी, तो दूसरी हम मान चुके हैं 2x, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको रखना पड़ेगा 4x। ये हो गया। तब आपके पास तीनों नंबर का रेशियो आ गया 1:2:4। अब क्या है, यदि औसत दिया रहा है सभी संख्या का, 3 संख्या का औसत यदि दिया रहे, एवरेज औसत है 28, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्या का योग जो पूछे तो 28 × 3, 28 × 3। यदि 5 संख्या का औसत 28, 5 संख्या का औसत 28, तो पाँचों संख्या का योग 28 × 5। यदि 6 संख्याओं का औसत 5, तो 6 संख्याओं का योग 6 × 5। ये बात समझना है। औसत से नंबर ऑफ संख्या को गुना कर देंगे तो सभी संख्याओं का योग आ जाता है। तब हमारे पास है पहली संख्या को जोड़ते हैं, दूसरी संख्या को जोड़ते हैं और तीसरी संख्या को। अब ये इसका योग हमको पता है जो 28 × 3 हो जाएगा। तो 28 × 3 यानी 28 × 84, ये 84 होगा। इधर देखिए 3x 2x x 7x यानी 84, x = 12। अब आपको जो संख्या पूछे वो कह दीजिए। तो तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या आपको कितनी निकले, 4x। तो 4x यानी 4 × 12 यानी 48। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए हम कोशिश की है 2 रीजनिंग का भी घुसाने का। तो सवाल किसी भी कोई सा भी अगर मैं दे रहा हूँ, यदि अच्छा लगे तो उसको पॉज करिए, उस पर सोचिए 2 मिनट और अपने हिसाब से अप्रोच लगाइए जिसको कैसे कैसे बना सकते हैं। अब जैसे ये रीजनिंग का सवाल है तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा ही जो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या है, किसी का स्क्वायर के नियर अबाउट है, क्यूब के नियर अबाउट है, जोड़ के किया है, घटाव के किया है। तो सबसे पहले यदि इस सवाल पे आप 2-3 मिनट का समय दीजिए रुक कर, बनता है कि नहीं बनता, तब आगे मेरा सॉल्यूशन देखिए। और हम नहीं रुक सकते क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 4 है, 11 है, 25 है, 46 है, 109 है, 221 है, 445 है। तो इसमें एक सीरीज बन रहा है। 4 को 2 से गुना किए, गुने 2 + 3, गुने 2 + 3, यही सीरीज जा रहा है। अब देखिए 4 × 2 + 3, 4 दूना 8 है, 3 11, फिर 11 × 2 अब +3, 11 दूना 22 + 3 25। तो इसमें से ये देखिए यहाँ पे ये 25 दूना 50, 3 53, यहाँ पे होना चाहिए 53, लेकिन ये क्या कर रहा है 46 दे दिया। तो यही 46 इसमें से विषम है, ये 46 विषम। अब यहाँ पे यदि हम 53 दे देते तो आगे का सीरीज भी मुझे फ्लग हो रहा है। 53 दूना 106 + 3 109, 109 दूना 218 + 3 221। तो ये आगे का सीरीज फॉलो कर रहा है। लेकिन अब हमको यहाँ पे इसमें से कह रहा है विषम छाटिए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है 4 नंबर कोई उठा के जिसमें 46 रहता, तो आप 46 को टिक करते, यही 46 आंसर हो गया। तो आप सीरीज वाले नंबर को बहुत बारीकी से पकड़ना है। अब इस नंबर को देखिए, अब दिया गया है 4 11 30 68 और वॉट। अगला टर्म क्या होगा,
तो इसमें देखिए क्या है, मैं 5-10 सेकंड का समय देता हूँ। बता दे रहा हूँ यहाँ पे 67 होगा, सवाल में थोड़ा मिस है, ये 67 होगा। अब बनाइए, चलिए बता ही देता हूँ। 4 क्या है, तो 4 के यहाँ पे लिया गया है, 4 जो है वो 1 का क्यूब प्लस 3। 11 क्या है, 2 का क्यूब प्लस 3, 8 3 11। 30 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 3। ये 67 क्या है, 4 का क्यूब प्लस 3। ये पहले सवाल में प्रिंट करने समय में मिस्टेक हो चुका था, जो यहाँ पे हम 68 ले लिए थे, ये 67 ही होगा। तो अब हम हमारा अगला आंसर कितना हो जाएगा, अगला आंसर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 3। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो गया आपको 128, 105 का क्यूब 125 और प्लस 3 128। एक के साथ ही वीडियो लंबा होते जा रहा है, फिर हम कोशिश करेंगे 10-10 सवालों की सीरीज लाएं। मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और जहाँ पे भी कुछ गलत लगे तो उसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगले वीडियो में हम सुधार करेंगे। ओके बाय, थैंक्स।